आप सभी का वेद एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपनी टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो गई है। तो द्वितीय टेस्ट का जो टीचिंग एप्टीट्यूड का अपना पेपर है, उस पेपर के क्वेश्चन आज अपन देखने जा रहे हैं। समय बहुत कम है, इसलिए सीधी बात नो बकवास। वेद एकेडमी हमारे लिए खास। सबसे पहले आपके सामने ये पहला क्वेश्चन, आज के पैटर्न पर जो प्रश्न चल रहे हैं उसी पैटर्न पे हम प्रश्न लेकर के आए हैं। बड़े प्रश्न होंगे, लेकिन बड़े प्रश्न देख के आपको घबराना नहीं है। देखिए, आपको अपने पूरे स्व विवेक से, और जैसे कि आपको बताया गया है कक्षा के अंदर कि आपको हर प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके हर ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ना है। बाकी सारी बातें आपको पहले बता चुके हैं, इसलिए आने वाली 20 तारीख को आप अपना बेस्ट करें। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। एक शिक्षक के रूप में यदि आपको ज्ञात होता है कि आपकी कक्षा का एक अत्यधिक प्रतिभाशाली छात्र अचानक शैक्षणिक रूप से पिछड़ने लगा है और उसके व्यवहार में असामान्य आक्रामकता आ गई है, तो आपकी सबसे उपयुक्त तत्कालिक प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? प्रश्न आपके सामने है, बहुत शानदार प्रश्न है। इतना बड़ा प्रश्न होगा, आपको घबराना नहीं है। प्रश्न के बाद आपको पूरी सावधानी के साथ आपको ऑप्शन को पढ़ना है। तो ऑप्शन ए का अपना, छात्र को उसकी गिरती शैक्षणिक स्थिति के लिए पूरी कक्षा के सामने सचेत करना ताकि वह अपने प्रतिष्ठा के प्रति सजग होकर सुधार कर सके। बी, उसे कठोर दंड देना क्योंकि अनुशासनहीनता और शैक्षणिक लापरवाही किसी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। सी, छात्र के साथ एकांत में सहानुभूतिपूर्ण संवाद स्थापित करना और उसके व्यवहारिक परिवर्तन के मूल मनोवैज्ञानिक या पारिवारिक कारणों का पता लगाना। बिना किसी हस्तक्षेप के केवल प्रधानाचार्य को रिपोर्ट करना क्योंकि एक शिक्षक का कार्य केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना है, न कि व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना। तो देखिए, वो अपना तरीका ये गलत है। केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना एक शिक्षक का काम नहीं है। कठोर दंड देना किसी हालत में सही नहीं हो सकता है। और यहाँ पर अच्छी बात है, लेकिन पूरी कक्षा के सामने सचेत करना ये नहीं। किसी की बढ़ाई करनी है तो सबके सामने करे, लेकिन अगर किसी को अपनी गलती बतानी है तो उसे अकेले में बताए, ये सभी जानते हैं। इसलिए साफ लिखा हुआ है, एकांत में सहानुभूतिपूर्ण संवाद स्थापित करना और उसके व्यवहारिक परिवर्तन के मूल मनोवैज्ञानिक व पारिवारिक कारणों का पता लगाने का प्रयास करना। तो यहाँ पर आंसर होगा अपना सी। देखिए, बहुत आसान तरीका था, बहुत ही अच्छा तरीका, आसान था। आप देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप वहाँ पर पूरा अपना स्व विवेक इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों को लागू करते समय यदि आपकी कक्षा में एक विशिष्ट अधिकम अक्षमता वाला छात्र है तो आप शिक्षण पद्धति में किस प्रकार का व्यापक परिवर्तन करेंगे? तो देखिए, समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं जिसमें अधिकम अक्षमता वाला छात्र होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आता है, बहुसंवेदी शिक्षण सहायक की सामग्री का उपयोग करना और मूल्यांकन के लिए लचीले मापदंड अपनाना। बहुत सहायक सामग्री अच्छी उपयोग में लेना। और दूसरा ऑप्शन आता है कि अलग पाठ्यक्रम तैयार करना जो सामान्य छात्रों के पाठ्यक्रम से पूरी तरह भिन्न और अत्यंत सरल हो। यानी कि यह देखिए, अलग पाठ्यक्रम, तो देखिए ये किसके बात को हटा रहा है? समावेशी शिक्षा की बात को हटा रहा है। तो ये आंसर अपना गलत हो गया। कक्षा के अंतिम छोर पर बैठाना ताकि वह अन्य छात्रों सीखने को गति में बाधा उत्पन्न नहीं करे, तो बेसारे बच्चे के साथ ऐसा अपन कर ही नहीं सकते हैं। और फिर आगे है कि छात्र को विशेष विद्यालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश करना जहाँ सामान्य कक्षा में उसका समझना असंभव है। ये बात तो सही है कि कई बार उनके लोग देखते हुए ऐसे विद्यालय में इनको भेज देना चाहिए, लेकिन अपन बात कर रहे हैं समावेशी शिक्षा की। किसकी बात कर रहे हैं? समावेशी शिक्षा की। इसलिए उसे स्थानांतरित नहीं कर करके हम वहीं उसी विद्यालय के अंदर उसे उसी कक्षा के अंदर अन्य सहायक सामग्री उपयोग करके आराम से इजी लेवल में सोचते हुए उसे पढ़ाएंगे ताकि बच्चा अपना 100% अपने को दे सके। क्यों? क्योंकि बच्चा अधिगम में थोड़ा पीछे है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। आधुनिक शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में नेतृत्व का सबसे प्रभावी गुण एक शिक्षक के लिए क्या माना जाता है? अब मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा कम और सीधा प्रश्नों की तरफ लेके चलूंगा क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास। फिर है ऑप्शन अपना इसका ए, छात्रों पर पूर्ण नियंत्रण रखने हेतु एक सख्त और सत्तावादी दृष्टिकोण का पालन करना जिससे कक्षा में पूर्ण शांति बनी रहे। ऑप्शन बी, केवल उन्हीं छात्रों का देखो पूर्ण शांति बनी रहे। तो कैसा नियंत्रण? पूर्ण नियंत्रण, सख्त और सत्तावादी दृष्टिकोण। देख लीजिए, उन्हीं छात्रों का पक्ष लेना जो शैक्षिक रूप से उत्कृष्ट है ताकि विद्यालय का परीक्षा परिणाम बेहतर रहे। बड़ी ताज्जुब की बात है ना।
प्रासंगिक कार्यों में अधिक रुचि लेना और शिक्षण कार्यों को गुण समझना। तो ये देखिए किस प्रकार से 3 नेगेटिव पक्ष आपके सामने आ चुके हैं। आगे सीधा सीधा अपना पास आ जाता है कि स्वयं को एक सुविधादाता या फैसिलिटेटर के रूप में स्थापित करना, जो छात्रों को स्वयं निर्णय लेने लोकतांत्रिक तरीकों से समस्या समाधान के प्रेरित करे। वास्तव में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? सुविधा प्रदाता। ये सुविधा प्रदाता बहुत ही अच्छा शब्द है। सुविधा प्रदाता अगर वो होता है तो वो बच्चे को अच्छी तरह से सारी फैसिलिटी अवेलेबल करा सकता है, और ये हमारा काम भी है, शिक्षक का काम भी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि कोई अभिभावक आपसे शिकायत करता है कि उनका बच्चा आपके विषय में रुचि नहीं ले रहा है, तो एक पेशेवर शिक्षक के रूप में आपका तार्किक कदम क्या होगा? सीधी सी बात, अगर बच्चा रुचि नहीं ले रहा है, इसमें अपनी गलती है, अपने को समझना है कि आपको अभिभावक को दोषी ठहराना है या बच्चे को दोषी ठहराना है। तो अभिभावक को यह समझाने से बच्चे की बुद्धि लब्धि IQ कम है, ऐसा नहीं है। बुद्धि की IQ कम है तो उसे उस हिसाब से पढ़ाया जाए, और अपने स्वयं के शिक्षण विधियों का आत्मविश्लेषण करना और विषय वस्तु को छात्र के वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़कर रुचि बनने का प्रयास करना। बहुत अच्छी बात कही है। आगे भी अपने को देखना है कि आंसर सी भी सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है। आगे क्या है? छात्र को कक्षा में निरंतर अपमानित करना ताकि वो डर के कारण विषय को पढ़ाना शुरू कर दे। ये तो बहुत गलत बात है। और शिकायत को नजरअंदाज करना, क्योंकि एक शिक्षक के लिए सभी को संतुष्ट करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो ये तो बात सही है, लेकिन सभी को संतुष्ट करना नहीं है। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो आंसर क्या हो गया अपने इसमें? आंसर बी। क्यों? क्योंकि बच्चा है वो अगर नहीं सीख पा रहा है तो हमें हमारी शिक्षण विधियों को चेंज करना पड़ेगा। उसे सिखाने के लिए हमें कुछ अलग से करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5। आज अपन 10 क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन फिर अगली कक्षा में करेंगे। तो 10 क्वेश्चन के लिए अगला अपना 5वां क्वेश्चन, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए निवारक अनुशासन यानी कि प्रिवेंटिव जो डिसिप्लिन होता है उसकी रणनीति के तहत सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो सबसे पहले चीज क्या है? कठोर नियम बनाना। कक्षा के प्रोग्राम में कठोर नियम बना देना। देख लो, कठोर नियम बनाना और फिर क्या? शारीरिक दंड। तो दोनों चीजें गलत होगी। केवल आगे कह रहा है कि बी ऑप्शन में उन छात्रों को पुरस्कृत करना जो चुपचाप बैठे रहते हैं, चाहे वे सीखे या नहीं सीखे। वैसे बच्चे नहीं। फिर छात्रों को शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में इतना सक्रिय व्यस्त रखना कि उन्हें अनुशासनता करने का समय उसे न देखिए। 6 से 8 घंटे आपकी क्लासे लगती है, तो हम आपको बिल्कुल बिजी रखते हैं, आपको बिल्कुल छोड़ते नहीं है, तो आपको अनुशासनहीनता करने का समय भी नहीं मिलता है। इस प्रकार से ये अच्छा आंसर है। आगे लेकिन और देखना अपने को, छात्रों के प्रत्येक छोटे बड़े व्यवहार की निगरानी के लिए कक्षा में गुप्तचर नियुक्त करना। तो गुप्तचर नियुक्त नहीं करने हैं आपको सब बच्चों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल करके रहना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अपना सी। आंसर सी होगा ताकि बच्चे समझ सके। आगे क्वेश्चन नंबर 6। संप्रेषण की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो बहुत अच्छा सवाल है। इसके अंदर क्या दिया? सरल स्पष्ट छात्रों की सांस्कृतिक समझ परिवेश से जुड़ी भाषा प्रयोग करना जो पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। बहुत अच्छी बात है। अत्यंत क्लिष्ट भाषा, तो ये गलत हो गया यहीं पे ही। और उच्च साहित्य की भाषा का प्रयोग करना ताकि छात्र शिक्षक की विद्वत्ता से प्रभावित हो सके। वेरी गुड। केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना। हाँ, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना आधुनिक युग की मांग के भविष्य के लिए आवश्यक है। तो केवल अंग्रेजी भाषा युद्ध का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मातृभाषा में आजकल बहुत स्कोप है और मातृभाषा के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सांकेतिक भाषा का अधिक प्रयोग करना, शाब्दिक संवाद न्यूनतम रखना, तो ये सांवेदिक संवाद न्यूनतम रखना, तो ये भी गलत। आंसर इसमें क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर इसमें भी आ जाएगा ए। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समय की महत्ता है, समय को देखते हुए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE का वास्तविक उद्देश्य क्या है? ये CCE है, CPV नहीं है, ध्यान रखें। जिससे एक शिक्षक को अपने मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में किस चीज को शामिल करना चाहिए? कि छात्रों के बीच कड़ी स्पर्धा पैदा करना, एक दूसरे आगे निकले, दिन रात पढ़ाई करे। स्पर्धा अच्छी है, ये बात बढ़िया है, और दिन रात पढ़ाई करना चाहिए, ये बात तो बढ़िया, बात तो सही है। पहले केवल सत्र के अंत में एक बड़ी परीक्षा लेना है ताकि छात्र पूरे वर्ष के प्रदर्शन का एक बार निर्णय किया जा सके। एक बार निर्णय नहीं, कंटिन्यू का मतलब ही है लगातार होती है, तो वैसे गलत हो गया। फिर आगे छात्र संज्ञानात्मक भावात्मक मनोक्रियात्मक पक्षों का निरंतर अवलोकन करना और अधिगमी कमियों को दूर करने हेतु उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। तो ये अभी आंसर सही है। जैसे संज्ञानात्मक भावात्मक सभी का पक्षों का हम निरंतर अवलोकन करें और उसके अधिगमी दूरियों को हम उपचारात्मक यानी पहले निदान करें उसका और फिर उपचार करें। फिर आगे अधिक से अधिक छात्र अनुमोदित करना ताकि केवल छात्र योग्य छात्र अगली कक्षा में पहुंचे। ये बात नहीं है, सब बच्चे योग्य होते हैं, अयोग्य कोई नहीं होता है। तो ए और सी में से ज्यादा सही आंसर कौन सा है अपने पास? आंसर नंबर सी। इसलिए क्या हो जाएगा आंसर नंबर इसका सी, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। यदि आपकी कक्षा में
कुछ छात्र बार बार प्रश्न पूछकर शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया होगी। देखो, प्रश्न पूछना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई बच्चा बार बार प्रश्न पूछ रहा है तो आप इरिटेट हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? उनको डांट कर बिठा देंगे, क्योंकि वो जानबूझकर कक्षा के समय नष्ट कर रहे हैं, पाठ्यक्रम पिछड़ रहा है। हाँ, ये सही बात है, आपको सही लग रही है कि आपको प्रश्न में ऐसे घुमा करके दिया गया है, तो आपको अच्छी सही लगेगी ये। लेकिन आगे देखते हो, और अब उनके प्रश्नों की प्रकृति को समझना, यदि प्रश्न विषय से संबंधित है तो उनका धैर्य पूर्वक उत्तर देना, जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना, तो उनमें उत्तर भी देने हैं, ये भी बात सही है। उन्हें कक्षा से बाहर निकाल देना ताकि अन्य छात्र बिना किसी योगदान के शांतिपूर्वक पढ़ सके, तो यह बात गलत है। हम बाहर नहीं निकालना उनको। बच्चा जब प्रश्न पूछता है तो उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा जागृत होती है, उससे जिज्ञासा को कभी नहीं मारना अपने को। पहले उसके प्रश्नों को अनसुना कर देना, वे अपने व्याख्यान जारी रखना, क्योंकि समय सीमा में कोर्स पूरा करना प्राथमिकता है। कोर्स पूरा कराना था, लेकिन बच्चों को समझ में आए, अनसुना नहीं करना चाहिए। और डांट कर बिठा देना तो वैसे भी गलत हो ही गया। अब सबसे बढ़िया आंसर क्या अपने पास? आंसर नंबर बी। आंसर बी क्या होगा अपना? बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें अपन 10 क्वेश्चन ही करेंगे, फिर बता दूं मैं आपको, बाकी फिर अपन बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर एक बार देखिए, एक शिक्षक के लिए व्यावसायिक नैतिकता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? व्यवसायिक नैतिकता जो अपने टॉपिक है उसके अंदर अपन देखते हैं। सबसे पहले अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर गुटबाजी करना। दे गुटबाजी करना बिल्कुल गलत हो गया, तो ये अपने आप भी गलत हो गया। प्रधानाचार्य अपने मांगे मनवाने के लिए दबाव बनाया जाए, इसके प्रधानाचार्य जो विचार को दबाना नहीं है। फिर ट्यूशन पढ़ाने को प्राथमिकता देना, क्योंकि विद्यालय में वेतन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए तो निःशुल्क पढ़ाना चाहिए हमारी तरह। फिर बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक छात्र के सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्ध रहना और अपने ज्ञान को नियंत्रण अद्यतन करने रहना। ये बात तो सही है, और बात वैसे भी आ गई, क्या बात आ गई? सर्वांगीण विकास। फिर केवल आ गया है केवल उन्हीं कार्य को करना जो लिखित रूप से विद्यालय के नियमों में दिए गए हैं, और अतिरिक्त जिम्मेदारी से बचना। विद्यालय नियमों के आगे भी अपना काम करना पड़ता है। कई सारे काम होते हैं जो विद्यालय समय के बाद भी होते हैं, विद्यालय बच्चों के पढ़ाई से अलावा भी होते हैं, वो करता है बच्चा, तब उसका विकास होता है। आंसर अपन यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से जब अपन देखते हैं अब आज का अपना लास्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखते हैं सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए। इसको बढ़ावा दे रहे अपन सृजनात्मकता से संबंधित है। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में कैसा वातावरण निर्मित करना चाहिए? तो आंसर इसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, जहाँ छात्रों को गलती का डर न हो और उनके मौलिक विचार प्रस्तुत करने तथा विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। बात सही है, आंसर ए सही है। तो आंसर देखते हैं बी, जहाँ छात्र केवल शिक्षक द्वारा बताए गए तत्वों को रटने और उन्हें जो कहते हो परीक्षा में लिखने पर ध्यान केंद्रित करे। तो देखो, रटने का ऊपर अपन जोर नहीं देते हैं, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। और अत्यधिक कठोर अनुशासन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। और आगे क्या है कि जहाँ केवल उन छात्रों को मदद दिया जाए जो कला और संगीत में निपुण है, न कि विज्ञान और गणित में। देखो, केवल कह दिया और फिर उनके ऊपर नहीं दे कि विज्ञान और गणित वाले बच्चे वो सृजनात्मक नहीं हो सकते क्या? उनको भी जरूरत है सृजनात्मकता की। तो तीनों आंसर अपने ये गलत हो गया। आंसर अपना हो गया सी। तो प्यारे बच्चों, 10 से 12 मिनट के अंदर अपन ने ये 10 क्वेश्चन किए हैं। अगली बार थोड़ा और जल्दी करेंगे, 1 मिनट में क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। हालांकि प्रश्न काफी लंबे हैं, लेकिन आपने देखा कि प्रश्नों के अंदर इनकी लंबाई, इनकी लेंथ तो है। प्रश्न पत्र जो आ रहे हैं वो बड़े तो आ रहे हैं, लेकिन प्रश्नों की जो पैटर्न है वो तो बड़ा है, लेकिन सरल है। इनके अंदर आपको समझोगे तो आपको आंसर मिलेंगे। आपको टाइम निकालना है, टाइम निकाल करके प्रश्नों को पढ़ना है, समझना है और सोचना है। सारे प्रश्न अवबोध पर आधारित ज्यादातर आ रहे हैं, इसलिए आज के पैटर्न को समझे और इस पैटर्न के अनुसार आप तैयारी करें। और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप अपना और वेद अकेडमी और अपने माता पिता सभी का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।